बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इंडिविजुअल्स के टैक्स कंप्यूटेशंस देख चुके हैं। एटलीस्ट हमने 6 डिफरेंट कंप्यूटेशंस देखी हैं और वो तमाम अवेलेबल हैं आप लोगों को यूट्यूब के चैनल पे। उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। किसी के पास ना हो तो मुझसे पर्सनल में कह दीजिएगा, मैं दे दूंगा। और मैंने ये कहा था कि उन कंप्यूटेशंस को देखें। आईआरआईएस को हमने गो थ्रू किया है। अब आप खुद से एंट्रीज करें, मुझे रिटर्न भेजें। कोई उसमें करेक्शन होगी तो मैं बता दूंगा। इस तरह से इंडिविजुअल्स की रिटर्न पे आपका हाथ साफ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मॉड्यूल 2 में और एओपी की टैक्सेशन को देख लेते हैं। अगर क्योंकि कुछ लोगों ने हमें मॉड्यूल 2 में अभी नए भी ज्वाइन किया है, तो उन्होंने मॉड्यूल 1 में एओपी की लेक्चर नहीं लिए हुए, तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 लेक्चर्स में एओपी की टैक्सेशन ऑलरेडी कवर की है, जिसमें हमने सेक्शन 92 को इन डिटेल डिस्कस किया है। कानून से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से हमने पढ़ा है उसको। सेक्शन 88 को हमने देखा है। सेक्शन 59A को हमने उसमें देखा है। और सेक्शन 21 के एक रेलेवेंट क्लॉज को देखा है। और फिर वहां पे हमने इलस्ट्रेशन बनाई थी, टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होती है। पार्टनर्स के हाथ में जब प्रॉफिट जाता है तो रेट पर्पस के लिए कैसे ऐड होता है। कंपनी अगर मेंबर है तो क्या होगा। तो उसको बहुत डिटेल में देखने के लिए तो आप उन 2 वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जो कि मेरे इनकम टैक्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल में मौजूद है। लेकिन जाहिर है आज हम अब बहुत दिनों के बाद, जिन्होंने पढ़ा हुआ भी है तो भी आदमी भूल जाता है, एक चीज प्रैक्टिस में ना हो। तो एओपी के टैक्सेशन पे आज क्लास की थीम ये है कि हम जो अहम बातें हैं उनको कर लेंगे। उसके बाद हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू ले लेंगे। और उसके बाद हम एक टैक्स कंप्यूटेशन एओपी की कर लेंगे। क्योंकि एओपी की टैक्स कंप्यूटेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती हैं, तो आज हम बहुत सिंपल सिंपल रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास भी एओपी के टैक्सेशन पे होगी, हम वहाँ थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई करेंगे। आज की क्लास का पर्पस ये है कि एक हमारे जहन में एओपी की एक थीम बन जाए। जब भी एओपी के बारे में हम बात करें तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें आ जाएं। अब यहाँ पर न सिर्फ हम टैक्स कंप्यूटेशन की बात करेंगे, एओपी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लायंसेस की भी बात कर लेंगे, ताकि जब भी हम एओपी में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, या क्लाइंट डील कर रहे हैं, या कोई हमसे मशवरा कर रहा है एओपी बनाने के लिए, तो हमारे जहन में सारी बातें हों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन ऑफ एओपी। सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 92 में एओपी की टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए इसकी बात की गई है। और उसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या बात की गई है, मोटी मोटी बात क्या है। ज़ाहिर है लॉ से अभी हम नहीं पढ़ रहे, उसका आपको बताया है कि पहले हम बात कर चुके हैं, रेफर कर सकते हैं उसे। 92 में ये बताया गया था कि जो एक एओपी होगी वो सेपरेटली टैक्स्ड होगी फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर्स अलग टैक्स होंगे और एओपी अलग से टैक्स होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये बात थी कि अगर एओपी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स अदा कर देती है तो एओपी से हासिल होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है मेंबर्स के हाथ में। और एक बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर मेंबर कंपनी हो तो एओपी का जो प्रॉफिट आया है उसमें जो कंपनी का शेयर है वो एओपी के हाथ में टैक्स नहीं होता, बल्कि उसे माइनस कर दिया जाता है एओपी की टैक्सेबल इनकम से, और वो कंपनी के हाथ में टैक्स होता है। और कंपनी उस पे अपने एप्लीकेबल रेट पर टैक्स देती है। और कंपनी के एप्लीकेबल रेट्स आपको मालूम है, फर्स्ट शेड्यूल में हम देखते हैं तो वहां पर
29% नॉर्मल कंपनी के रेट्स हैं। और ये भी बात थी हुई थी इसमें कि अगर एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट हो तो फिर वो जाहिर है मैम किसी भी मतलब इट्स लेट से कि एक एओपी एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव कर रही है, ऑर्डिनेंस में ही उसे एग्जेम्प्ट कहा गया है, तो फिर वो मेंबर्स के हाथ में भी जाके टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे मेंबर कोई कंपनी ही क्यों ना हो। तो ये खुलासा था 92 का। ठीक है। और उसके बाद हम सेक्शन नंबर 88 देख लेते हैं, इसमें क्या बात की गई थी। इसमें ये बात की गई थी कि 92 में ये बात तो हो गई कि प्रॉफिट ऑफ टैक्स पेड प्रॉफिट मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर मेंबर इंडिविजुअल हो तो रेट पर्पस के लिए एओपी की इनकम ऐड होती है। अब इतनी ही बात बस समझ लें, जाहिर है आगे जब कंप्यूटेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे एओपी के हाथ में इंडिविजुअल के हाथ में फॉर रेट पर्पस कैसे टैक्स होती है, इसकी हम इलस्ट्रेशन आई थिंक अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन जाहिर है हम कर लेंगे यहाँ भी। तो अभी आपको सिर्फ बस यही बात जहन में रखनी है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एओपी का जो इंडिविजुअल को मिलता है वो फॉर रेट पर्पस ऐड होता है इंडिविजुअल के हाथ में, और उस पर टैक्स क्रेडिट भी वर्कआउट होता है। फिर हमने ये बात लॉसेस की बात की थी सेक्शन नंबर 59A। हमने ये बात की थी कि अगर लॉस आ जाए एओपी के हाथ में तो लॉस मेंबर्स को ट्रांसफर नहीं होता, टैक्स लॉस। जाहिर है अकाउंटिंग लॉस तो होगा, हम तो टैक्स की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग लॉस का मतलब ये है कि जो कैपिटल्स के अकाउंट हैं बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस वो तो प्लस माइनस होंगे, लेकिन फॉर टैक्स पर्पस कोई मेंबर ये नहीं कर सकता कि टैक्स लॉस का शेयर ले और अपनी इनकम से एडजस्ट करके बैलेंस पे पेमेंट दिखा दे। ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंडिविजुअल अपनी सैलरी के अगेंस्ट में जो लॉस आ रहा है एओपी से एडजस्ट नहीं कर सकता, इसी तरह कोई कंपनी भी अपनी इनकम के अगेंस्ट एओपी का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकती। और ये एक कॉमन मिस्टेक है, आपको आप अपने प्रोफेशन में देखेंगे ये आपको मिल जाएगा, कंपनीज एओपी का लॉस भी लेके एडजस्ट कर रही होती हैं, या इंडिविजुअल जो बिजनेसेस कर रहे हैं एओपी से लॉस आ गया उसको अपनी इनकम से एडजस्ट कर दिया, ये गलत है। सेक्शन 90A में 59A में लिखा है कि अगर एओपी में लॉस आएगा तो एओपी ही इसको कैरी करेगी और अपने फ्यूचर प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर पाएगी। अच्छा, ये बात भी हम सेक्शन 113 में बात पहले कर चुके कि अगर 100 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर है तो मिनिमम टैक्स का सेक्शन 113 भी अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर ऐसी एओपी की बात हो रही है टैक्सेशन की कि जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है तो उसे मिनिमम टैक्स को भी देखना है, यानी मिनिमम टैक्स का स्टैंडर्ड रेट क्या है, 1.25। और आप ये देख लेंगे सेक्शन 113 हम देख चुके हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वहां हमने बात की है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कंसेशनरी रेट्स भी दिए हैं जो कि 1.25 से काफी कम है। जैसे पोल्ट्री के केस में हाफ है, 0.75% रेट है। अगेन अगर आप एओपी की को देख रहे हैं तो आपको इसके ये सेक्शन 147 की कंप्लायंस भी करनी है। एओपी पर आपने सेक्शन 147 के मुताबिक वर्किंग्स करके एडवांस टैक्स भी जमा कराना है। अच्छा, ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 21 में। स्क्रीन नजर आ रही है? मेरे सामने से गायब क्यों हो गई? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी। अच्छा, जी। ठीक है ठीक है, ये आ गया, तो नहीं क्या हो गया था, ठीक है। हमने इसको पढ़ा था सेक्शन 20। अच्छा, शेर अली भाई ने कहा है सेक्शन 21 में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। हमने वहां ये देखा था कि अगर एओपी अपने ही पार्टनर्स को सैलरी दे देती है, या उनसे लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दे देती है, या कमीशन कमीशन या ब्रोकरेज दे देती है, तो वो ऐड बैक हो जाता है एओपी की इनकम में। फॉर टैक्स पर्पस ये अलाउड नहीं है।
ठीक है, आप आपका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, भले दे दें, आप मना नहीं है, कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन फॉर टैक्स पर्पस आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। या हमने एक और बात की थी, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है पार्टनरशिप फर्म को, तो हाँ, रेंट ले सकते हैं आप। एओपी रेंट पे टैक्स भी काटेगी, और रेंट एक लेजिटिमेट खर्चा होगा, अलाउएबल एक्सपेंस होगा, या हम इसको एक और जो लफ्ज क्या कहते हैं, एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। अच्छा, एक सवाल और बहुत पूछा जाता है, आपसे भी लोग पूछते होंगे, ग्रुप में भी पूछते हैं, पर्सनल में भी, कि अगर एओपी की इनकम ऐसी है जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, तो क्या ये भी फॉर रेट पर्पस ऐड होगी इंडिविजुअल के हाथ में, या क्या ये कंपनी के हाथ में टैक्स होगी? नहीं, अगर एओपी की इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर है तो फिर ये ऐड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग सेक्शन की मौजूद है आपके पास, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर टैक्स रिजीम्स की मैंने इलिस्ट्रेशंस बना के उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और सेक्शन 4 बेसिक है, यानी बेसिस है पूरे ऑर्डिनेंस का। अगर जिसको सेक्शन 4 आता है तो वो आगे चल पाता है। इसलिए मैं सेक्शन 4 जब भी आता है मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ, ताकि इसको हम अहमियत दें और इसको समझें, क्योंकि पूरी टैक्सेशन ही सेक्शन 4 पे बेस करती है। तो अगर आप सेक्शन 4 में सब सेक्शन 4 देखेंगे, और सेक्शन 169 जो एफटीआर के बारे में बताता है उसको देखेंगे, तो उससे यही पता चलता है कि एफटीआर की इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ऐड नहीं हो। तो लिहाजा अगर एओपी का शेयर ऐसा है कि वो एफटीआर इनकम है उसकी, तो फिर ये टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप इसको ऐड नहीं करेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो एओपी से रिलेटेड एक मैंने रिकैप करवा दी आप लोगों को, ताकि आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि 2-3 क्लासेस एओपी की टैक्सेशन पे ही होनी है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एओपी का बिल्कुल एक वाजिया टैक्सेशन का स्ट्रक्चर सामने आ जाए। अच्छा, ऐसा ना हो कोई ऐसे हमारे साथ दोस्त हो, एओपी एओपी है क्या? एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या हम इसको उर्फे आम में कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। यानी हम 2-3 लोग मिलके एक कारोबार करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं नवीद भाई? सेक्शन 4 की रिकॉर्डिंग ये चैनल पे मौजूद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं, वहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ओके, एक मिनट, मैं ये व्हाट्सएप यहाँ से बंद कर दूं सिस्टम से, क्योंकि वो ओके, चलें। यहाँ तक किसी के कोई कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम एक्सेल की तरफ मूव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू लेने के लिए। चलें, इसका मतलब है ये क्लियर है सबको, तो हम एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं। आपको विजिबल है एक्सेल की वर्कशीट? यस यस। ओके, देखें, ये तो एक टाइटल पेज है। जब हम प्रिंट आउट कर रहे होते हैं तो एक टाइटल पेज बना लेते हैं। तो ये अगर आप भी एओपी की कोई बना रहे हो वर्किंग, तो एक टाइटल पेज बना हुआ है। अगर आप इसका प्रिंट व्यू देखेंगे तो आपको वहां से ये बेहतर नजर आएगा। देखें, आपको प्रिंट व्यू नजर आ रहा है इसका? जी जी। ये टाइटल आ गया, ठीक है, ये एओपी का नाम आ गया, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जाहिर है एओपी के अकाउंट्स
ऑडिट नहीं होते, लेकिन बहुत सारी ईओपीज ऑडिट भी करवाती हैं। कोई सवाल ये कर सकता था, तो वो अपनी बैंक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए या एलसी लिमिट लेने के लिए वो ऑडिट करवा लेते हैं। अदरवाइज एओपी की ऑडिट कराने की किसी चार्ट अकाउंट फर्म से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट फर्म से कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं एक मिनट में व्हाट्सएप अपना बंद कर दूं, क्योंकि पीछे से ना ये रिकॉर्डिंग जब होगी तो आवाजें आएंगी। एक मिनट। चले। जिन्हें भी थोड़ा सा इसको जूम भी कर दीजिएगा, ये जी जी, मैं नंबर्स देखने में प्रॉब्लम हो रहा जी जी अभी बिल्कुल जूम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब क्लियर है आपको? है। जी बेहतर है। अच्छा बेहतर है, अभी इसको और अच्छा कर देते हैं भाई, इतना आई थिंक ठीक रहेगा। अब ठीक है। सही है सर, ओके। ओके, सही। तो जब हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब देखें, स्टेटमेंट्स के वर्ड से पता चल रहा है कि इस ये बहुत सारी कोई कागजों की बात हो रही है, बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, और ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से है। तो हमें एक बुनियादी सी बात ये पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट है। तो सबसे पहली रिपोर्ट या स्टेटमेंट क्या है? उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये बिल्कुल बेसिक्स की बातें आपको आती हैं तो फिर भी सुने, बर्दाश्त करें, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं मालूम होगा। ये तो मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया था, फिर कैसे आ गया ये व्हाट्सएप? ओके। तो पहला डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है बैलेंस शीट, या इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। अगर आज मैं कंपनी की वैल्यूएशन करूं, कंपनी के पास कितनी नेट वर्थ है, और नेट वर्थ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खुरम भाई से कहता हूँ आपकी नेट वर्थ क्या है, तो खुरम भाई कहेंगे मेरे बैंक में है 10 लाख रुपए, मेरे पास गोल्ड है 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए हो गए, और मैंने एक लाइबिलिटी ली हुई है जुनेद भाई से 5 लाख की। तो 20 लाख में से 5 लाख माइनस हुए, जुनेद भाई मेरी नेट वर्थ 15 लाख है। तो इसी तरह से कंपनी भी अपनी नेट वर्थ बताती है। उसको वो रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्यूमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट भी लिखा होगा, कभी कभी आप देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन। ओल्ड स्टाइल बैलेंस शीट, अब नया नाम फाइनेंशियल पोजीशन है। नया तो नहीं रहा, बहुत पहले आईएफआरएस ने इसको चेंज कर दिया था, तो एओपी की फाइनेंशियल में भी ऑडिटर ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। अब देखें, इसमें सबसे पहले एसेट्स आ गए। फिर एसेट्स के अंदर भी तफसील होती है। नॉन करंट एसेट्स यानी जो मेरे प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। करंट एसेट्स यहाँ लिखा हुआ है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक एटसेट्रा। बहुत शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल एसेट्स आ गए। जैसे इस वक्त अगर हम देखें, हम 22 को फोकस करेंगे इसमें, ठीक है, आपने 22 को देखना है। अगर हम इसमें फोकस करें, तो इस वक्त ये सर इस बाईस कंपनी के 22 और 23 का डेटा। 22 और अच्छा 22 और 23 के डेटे का मतलब ये है कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपका पहला साल है तो सिर्फ एक ही साल आएगा 22 का। लेकिन क्योंकि ये कंपनी 22 में अगर बन गई थी, तो 22 का भी आएगा और 23 का भी आएगा। इसे कहते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी मैंने कहा है कि आपको 22 के नंबर्स देखने हैं, 22 की फिगर्स देखनी है, 23 के नंबर्स नहीं देखने। 23 के नंबर्स हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी देखें 22 की हम बात कर रहे हैं, तो 4.7 बिलियन। अच्छा इसको भी क्लियर करें। अगर मैं एक के आगे डाल देता हूं 3 जीरो, ये हो गया 1,000, 1,000। अगर मैं 6 जीरो डाल दूं तो ये हो गया मिलियन। अगर मैं 9 जीरो डाल दूं तो ये अब हो गया 1 बिलियन। तो आपके सामने ये आ रहा है 4.7 बिलियन के एसेट्स हैं कंपनी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कंपनीज की लाइबिलिटीज कितनी है कंपनी की? 2.1 बिलियन। ये देखिए, बस करंट लाइबिलिटीज ही है और कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं लेकिन 2 बिलियन है। तो 4 बिलियन में से 2 बिलियन माइनस किया तो कंपनी की वर्थ कितनी आ रही है? अभी तो हम एओपी की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल एओपी की वर्थ आ रही है, देखें, 2.5 बिलियन। यानी ये कंपनी को आज हम खत्म भी कर दें तो 2.5 बिलियन एओपी को मिल जाएगा, एओपी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये होती है बैलेंस शीट। अगला डॉक्यूमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक मिनट में माइक बंद कर दूं, किसी का माइक, अच्छा। कोई बात नहीं, चलें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब ये है, मैं अगेन खुर्रम भाई से पूछूं, यार इस साल आपने कितने पैसे कमाए और कितने बचाए? खुर्रम भाई कहेंगे यार लाख रुपए तनख्वाह थी, 12 लाख कमाए, 8 लाख खर्च कर दिए, 4 लाख बैंक में पड़े। तो दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि मैंने इस साल कितना अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह कंपनीज भी बताती हैं मैंने ये सेल्स की, जैसे 7 बिलियन की सेल की इन्होंने, उसके बाद 7 बिलियन की सेल करने के लिए मेरा 4.2 बिलियन का खर्चा हुआ, इसे हम कहते हैं लागत, कि सेल करने की लागत क्या आई। यानी अगर ये सेल ना होती तो ये लागत भी ना होती। और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आया 2.9 बिलियन। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, ये एडमिन एक्सपेंसेस बेसिकली सपोर्ट एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, माइनस किया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। इसमें कोई ऐसी अदर इनकम मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी की इनकम नहीं है, बल्कि कोई और मेरी इनकम है जो कि एक एडिशनल इनकम आ जाती है, जिसके लिए मैं बिजनेस नहीं करता लेकिन मेरे बिजनेस की वजह से वो आ जाती है। उसके बाद मैं टैक्स की फिगर माइनस करता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट 1.5 बिलियन का है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल एनालिसिस डाल देते हैं। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि आप फॉर्मूला लगा दें, जो भी आपने लाइन आइटम लिए उसको सेल से डिवाइड कर दें। तो मुझे नजर आ रहा है मेरा जीपी जो है ना 41% है, मेरे एडमिन एक्सपेंसेस सेलिंग डिस्ट्रिक्ट 12% है, और मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स वो 21% है। तो ये एनालिसिस मुख्तलिफ जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ती है। एफबीआर के ऑफिसर्स भी इसको मॉनिटर करते हैं। आप टैक्स की प्लानिंग करने के लिए भी इसको, एक्सपेंसेस की प्लानिंग करने के लिए इसको मॉनिटर करते हैं। क्वार्टरली और बाय एनुअली अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा ट्रेंड हमें पता चल जाए, हम अपनी सेल्स मैनेज कर लें। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि यहाँ नहीं बना हुआ, एओपी के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, कंपनीज में होती है तो वहां बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश बेसिस पे बताया जाता है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे इन इन अकाउंट्स में खर्च हुए, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। और फिर कुछ नोट्स होते हैं जो कि यूजर को बताते हैं कि ये कंपनी कब बनी, क्या करती है। जैसे देखें, हमने यहाँ कहा कि खान्स, ये खान्स क्या है, ये 4 भाई हैं, और उन सब, और वो सब खान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो हम इन्होंने एक एओपी बनाई, उसका नाम ही इन्होंने रख दिया खान्स फार्म्स। अच्छा, एओपी नाम का हिस्सा नहीं है, ये जो मैंने ये आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना एओपी, ये नाम का हिस्सा नहीं है, खाली आपको इंडिकेट करने के लिए लिख दिया है, अदरवाइज आप एओपी हटा सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, इनके बाग हैं, ज़राअत का काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन सारा काम इनका टैक्सेबल एक्टिविटी है, एग्जेम्प्ट आइटम नहीं है, क्योंकि जितना भी माल लेते हैं उसको कुछ प्रोसेस करके बेचते हैं। और इसके अलावा इनके पोल्ट्री फार्म्स भी हैं, ये लाइव स्टॉक भी खरीदते हैं और लाइव स्टॉक को भी बड़ा करते हैं, उसको भी बेचते हैं। ओके, तो यहाँ हमने इन्होंने बताया कि हम एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, हमारा ऑफिस शार फैसल कराची में है। फिर कुछ बेसिक बेसिक सी फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो कुछ पॉलिसीज डलती हैं।
कि मैनेजमेंट किन पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी पॉलिसीज यहाँ डल जाती हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस मुख्तलिफ ऑडिटर मुख्तलिफ पॉलिसी इससे बढ़ाकर भी डाल सकते हैं, इससे शॉर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई खास क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होता है एओपी के लिए कि आपने ये स्पेसिफाइड पॉलिसीज डालनी है। जबकि कंपनीज के केस में आई कैप के रिकमेंड किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको पॉलिसीज डालनी होती हैं। वहाँ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी होती हैं, आईएफआरएस की डिस्क्लोजर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद मजीद नोट्स होते हैं। इन नोट्स का क्या पर्पस होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये तो आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 बिलियन। ये आया कैसे है? तो इसके लिए देखें, यहाँ लिखा है नोट नंबर 9। तो नोट्स में आप जाएंगे, नोट नंबर 9, ये आ गया देखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। एक मिनट दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ना ये लॉग आउट कर लूं सारी जगहों से, क्योंकि ये पीछे बीप आ रही है उसकी। एक मिनट, ठीक है, ओके। अब देखिए 4.2 बिलियन, ये इसकी एक डिटेल है। यानी नोट्स का मतलब ये है जो फिगर फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस पे आ रही है, उसका एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। चले, अब इन नोट्स के भी मजीद नोट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ आ रहा है रेयरिंग एक्सपेंसेस। रेयरिंग कहते हैं रेयरिंग, ब्रीडिंग, हैचिंग। अगर आप लाइव स्टॉक पाल रहे हैं तो लाइव स्टॉक को बड़ा करने के एक्सपेंसेस को इन नामों से इंडिकेट किया जाता है। एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये 8.3 बिलियन क्या है, इसकी मजीद डिटेल देखें 9.1। तो 9.1 के अंदर मजीद ये पूरी डिटेल है, सैलरीज ये वो फला सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू हो गया। अच्छा, अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, इफ यू आर एन ऑडिटर, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आपको दे। आपका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आने के बाद शुरू होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते? नहीं, हम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर हमें ये कहा जाएगा कि भाई आप, एक्सक्यूज मी एक मिनट। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, तो आप क्लाइंट को समझाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एक अलग बात है, टैक्स रिटर्न जमा कराना एक अलग बात है। If you want me to prepare financial statements, I am happy to prepare for you and then file income tax return। लेकिन जाहिर है स्टेटमेंट बनाने के चार्जेस अलग हैं, इसके चार्जेस अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न फाइलिंग में ये शामिल है। अच्छा, अब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी होंगी, 1-2 पेज की बिजनेस अकाउंट है, 3 पेज की अकाउंट है, या कैश पे बनानी है, टेम्पलेट है, तो आप आसानी से बना देंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर 140 पेज की स्टेटमेंट है और सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी जाती हैं, एफबीआर की भी, एसआरबी की भी, और वो कुछ मेंटेन नहीं करते हैं और साल के आखिर में आपसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएं, रिटर्न भी जमा करें, तो जाहिर है आपको फिर सेपरेटली चार्ज करना चाहिए। कोई नहीं समझे तो आपको ये चीज उनको समझाना पड़ेगी। चलें, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। अब हम आगे कुछ टैक्स की वर्किंग्स पे बढ़ने लगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम बिलाल। अच्छा सर, यूजली जो प्रैक्टिस तो यही होती है कि मतलब एओपी या इंडिविजुअल या कंपनी अपने अकाउंट्स तो बना रही होती है, लेकिन टैक्स के लिए फिर भी सेपरेट अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं। हेलो।
इस पे जवाब ये है कि जो कंपनी बिल्कुल सारी सेल्स ऑफिशियल करती है, अपने बैंक से बिजनेस करती है, या इवन जी अगर कैश भी करती है और इन हाउस अकाउंटिंग टीम मौजूद है, तो फिर उसे कोई सेपरेट बुक्स बनाने जी की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस सिर्फ वहां होगी जहां पर आपके पास ऑफिशियल और अनऑफिशियल दो किस्म के खाते चलते हैं। तो जाहिर है फिर टैक्स की किताबें अलग जी जी बनानी पड़ती हैं। इवन लोगों ने सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग रखे होते हैं, और जाहिर है जी इसी नीड को पूरी करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि जो इन चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो ये वहां जी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अभी आप देखेंगे, हम खान्स फार्म्स एओपी सारा काम ऑफिशियल करती है, इसको कोई दूसरी बुक नहीं बनानी। तो आप देखेंगे बस कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट हम करेंगे और हम इन्हीं फाइनेंशियल्स पे अपनी टैक्स रिटर्न वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, कोई सवाल नहीं है। ओके, आपके पास अच्छा एक सवाल था खयाम मोहम्मद अहमद खयाम भाई का। उन्होंने ये कहा था कि आप एओपी की अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिएगा कि बैंक स्टेटमेंट को फाइनेंशियल से कोरिलेट करके बता दीजिएगा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की एक ऐसी रिटर्न, मैंने कहा भी था कर लेंगे, कि उसमें प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स भी हों, छोटे से अकाउंट्स हम सैंपल बना लें। लेकिन जहां अब खान्स फॉर्म्स, अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसकी रिटर्न्स भी हैं, जिसका बिलियन में प्रॉफिट्स हैं, अब उसकी अगर सैलरीज की अगर हम बात करें, जिसकी सैलरी 325 मिलियन की सैलरी है, तो एक पूरा एक डिपार्टमेंट होगा पेरोल वाला, एक दो बंदा भले हो डिपार्टमेंट में। तो एक इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत सारी पंचिंग, बहुत बैंक के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। सेल्स का डेटा इन्वॉल्व है, सारे पैसे आए नहीं है। आप देखें इनके अकाउंट रिसीवेबल मौजूद हैं, 1.7 बिलियन के अकाउंट रिसीवेबल मौजूद हैं। कुछ डिलीवरीज इन्होंने नहीं की है, इन्हें कुछ जैतून और कुछ सेब और कुछ आम इन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, जिसके पैसे इन्होंने ले लिए हैं। 805 मिलियन के एडवांसेस हैं इनके पास कस्टमर से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम फाइनेंशियल को सिर्फ हम बैंक स्टेटमेंट से कोरिलेट करके हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक बुक कीपिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है, अब हमें उसको समझना है। और जाहिर है वो किसी किसी वक्त अगर सबका इंटरेस्ट होगा तो हम बुक कीपिंग पे एक सेशन रख लें, कोई मुझे एतराज नहीं है। लेकिन एक बुक कीपिंग का पूरा मैकेनिज्म हमारे सामने हो, उसको फिर हम किसी वक्त इंशाल्लाह देख लेंगे, या कोई पर्सनल पूछना चाहे पूछ सकता है। चलिए, हम बढ़ते हैं। हमने जो शुरू में एओपी के टैक्स का स्ट्रक्चर समझा था वो जहन में रखिए। आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। सबसे पहला काम, मैं जरा कलर हटा दूं ताकि फिर मैं नए कलर डालूंगा तो आपके सामने। अब आप ना इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आपने कहा यार टैक्स कितना कटा है। अच्छा जनाब, मैं इधर आ गया, चले। सबसे पहला मेरे जहन में सवाल आया। अब फाइनेंशियल आपके सामने, हम देखते रहेंगे फाइनेंशियल। अगर थोड़ी सी क्लास बढ़ जाए 15 मिनट और, अच्छा ये लिंक एक्सपायर होगा तो आप दोबारा इस लिंक पे शायद नहीं आ पाएंगे, मैं नया लिंक जनरेट कर दूंगा। आ, हाँ, नया लिंक जनरेट शायद करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नया लिंक जनरेट कर लेंगे। लेकिन इसे कंटिन्यू कीजिएगा अगर 15-20 मिनट ऊपर भी हो जाए तो। सबसे पहले हम आगे जी, हम आ गए। हमने कहा भाई सबसे पहले ये बताओ, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, एडवांस टैक्स की डिडक्शंस क्या हैं। ये अब आपके नोट्स बन रहे हैं, क्लाइंट की चीजें देखते हुए आप हाथ से नोट्स बना रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा ये तो भाई एडवांसेस तो एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स में भाई मुझे मिल गया, ये रहे भाई एडवांसेस, ये रहे ये। इसको हम कलर रेड कलर कर दिया हमने। मैं बोल्ड भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको नजर आए, वाज़ेह हो जाए। 546 मिलियन के एडवांसेस हैं। मैंने अकाउंटेंट मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा भाई मैंने ये कॉपी किए आपके एडवांसेस और यहाँ मैंने कर दिए पेस्ट।
ओहो, चले मैं यहां से रेफर भी कर सकता हूँ। चले ये आ गया, और इसको मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, और मैंने ये कहा कि भाई मुझे ये बताओ, ये तो टोटल एडवांसेस हैं, मुझे इसमें से सिर्फ एडवांस टैक्सेस चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा भाई इसमें कोई एडवांस नहीं है, एडवांस एडवांस कुछ भी नहीं है, कोई और ऐसा एडवांस नहीं है जो मैंने किसी को दिया और लेना हो, ये सारे के सारे टैक्सेस हैं। मैंने कहा चलें, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसका ब्रेक डाउन मुझे दे दो। तो इसका ब्रेकडाउन समझाने के लिए इसने कहा सर आप ऐसे नोट्स ना बनाएं, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आप वो देख लें, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होता है आप क्लाइंट से मैक्सिमम चीजें ले लें, उससे पूछें। बाज औकात अकाउंटेंट्स ने अच्छी चीजें बनाई होती हैं, हम जो है ना उससे कहते हैं बस ठीक है ये फाइल रख दो, हम बाद में बॉदर नहीं करते देखने का। हालांकि उससे हम चीजें अगर समझें देखें तो बहुत सारा काम वो करके लाया होता है। अब देखें ये जो अकाउंटेंट था खान का, इसने कितनी जबरदस्त डिटेल हमारे लिए बना दी। उसने कहा सर देखें मैं आपको सारी स्टोरी बता रहा हूँ। 715 मिलियन ये जो एडवांसेस है ना सर, इस ये आया कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं तो सर अकाउंटिंग का और टैक्स का प्रोविजन भी करके लाया हूँ सर, आपके लिए तो बहुत काम आसान किया है मैंने। आप तो खाली सबमिट का बटन दबाइएगा। अच्छा भाई क्या है? उसने कहा सर 715 मिलियन जो मेरा है ना ये एडवांस टैक्स है, और इसमें क्या शामिल नहीं है? एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 147। इसको लिखने की एक वजह है, अभी समझ आ जाएगी आप लोगों को। मैंने कहा यार वेरी गुड, इसका मतलब है तुम्हारे पूरे साल में 715 मिलियन के टैक्स कटे हैं। उसने कहा जी जी जी। मैंने कहा इसका ब्रेक डाउन क्या है? अच्छा भाई मैं अपनी अब रिपोर्ट पे नहीं जाता, बता दो। उसने कहा सर सेक्शन 148 में कटा है, हमारा डीजल वीजल तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन हमारे बिजली के बिल बड़े लंबे चौड़े आते हैं, सेक्शन 235 में कटा है। और सर टेलीफोन पे हमारा कटा है। बस सर ये 715 मिलियन का ब्रेक डाउन है। अच्छा भाई टेलीफोन पे कितना कटा है? सर मेरा टेलीफोन पे जो कटा है ना सर वो 300 मिलियन कटा है। चलें जी, वेरी गुड। और बिजली पे 300 मिलियन कटा है। और टेलीफोन पे सर, टेलीफोन पे तो 5 लाख। ठीक है शाबाश। और बाकी? ने कहा सर बाकी 515 में से सर बाकी सारा इंपोर्ट कर। मैंने कहा जबरदस्त, बहुत इंपोर्ट किए, क्या किया है भाई? तुम्हारा तो काम इंडस्ट्रियल लग रहा है। नहीं नहीं सर वो हम क्योंकि जदीद मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मशीनें भी हमने मंगाई हैं, उस पर हमने बड़ा इंपोर्ट टैक्स दिया। अच्छा भाई वेरी गुड, ये ब्रेक डाउन आपको मिल गया। आप लोग रिटर्न करते हैं, आपको पता है ब्रेक डाउन की कितनी अहमियत है, क्योंकि आपको रिटर्न के अंदर ये भरना होता है। ठीक है चलें, जबरदस्त। उसके बाद ये क्या है? उसने कहा सर आपको पता है हम एओपी हैं, हमें तो 147 की भी कंप्लायंस करनी होती है, एडवांस टैक्स पेड अंडर सेक्शन 147। सर ये 147 हमने पे किया है। वेरी गुड यार, यू आर कंप्लाइंट, जबरदस्त। तो टोटल हमने सर 725 मिलियन का पे किया है सर। सर आप तो ये फिगर उठा रहे थे, असल में ये नहीं है, हमने 725 मिलियन का पे किया है सर एक्चुअल में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही, अब बात समझ आ गई सर। अच्छा भाई इसकी डिटेलें हाथ के हाथ ही जो है ना उन्हें कहा करें, हाथ के हाथ ही एविडेंसेस दे दें, वकील को चाहिए हाथ के हाथ ही फाइल बना के रख दे, ताकि रिफंड की एप्लीकेशन जब मूव करे या ऑडिट आए तो उस वक्त क्लाइंट को बॉदर ना करना पड़े। लेकिन अगर हम अगर कंसल्टेंट ऐसा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, हम क्लाइंट को ईमेल में ये लिख दें कि तमाम एडवांस टैक्सेस की एविडेंसेस निकाल लीजिए, हम किसी भी वक्त आपसे ले लेंगे, ताकि अलर्ट हो वो आदमी भी और आपको चीजें निकाल कर दे दे, आखिर में बॉदर ना करें वो। और रिफंड के एप्लीकेशन में तो दायरे आपको अटैच भी करना होता है, अदरवाइज मैनुअल जमा कराएंगे आप। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा टैक्स तो 725 मिलियन कटा है, और नोट्स में तो तुमने गलत दिखाया है भाई, 546 मिलियन तो गलत है। उसने कहा नहीं सर वो आपने ही तो बताया था, वो एक सेक्शन होता है एडवांस टैक्स, सेक्शन नंबर, किसी को याद है? 47A होता है, क्या होता है शेर अली भाई, जिसमें हमने कहा था अगर अच्छा इससे पहले एक बात समझ लें, इस एओपी के 4 पार्टनर हैं। देखें नोट्स में अकाउंट्स, चारों के अकाउंट्स बने हुए देखें, 3 इंडिविजुअल हैं और एक कंपनी। इमरान खान, ये इजाज खान है, आजनी इजाज, इजाज खान, गुल खान
और ये कंपनी है सऊद फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इन सब का शेयर कितना है? 25%। सबका इक्वल शेयर है, ठीक है। मैंने एक जगह लिख दिया, बस 25% शेयर है सबका, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सर आपने ही तो बताया था कि वो जो एडवांस टैक्स जो भी एओपी ने पे किया होता है, उस एडवांस टैक्स का 25% टैक्स कंपनी को दे देते हैं, कंपनी अपनी रिटर्न में उसको क्लेम करती है। सर आपने तो सेक्शन 147A बताया था, या कोई दूसरा सेक्शन था सर, मुझे याद नहीं आ रहा, आप किताब में देख लें। अब मुझे भी याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है 147A था। बहरहाल जो भी था, वो एओपी के डिटेल लेक्चर में मौजूद है। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आपने क्या किया इसका? अच्छा, मुझे ये बता दें, आप सबको आवाज आ रही है? कोई एक बंदा मैसेज कर दे, ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं बाद में पता चले आवाज ही नहीं जा रही थी। जी सर, आवाज आ रही है, आ रही है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एडवांस टैक्स का 25% निकालना है और एओपी को देना है। कोई बंदा मुझे अकाउंटिंग एंट्री बताए क्या हो? कोई भी मुझे अकाउंटिंग एंट्री बताए क्या होगी? अब ये टैक्स की एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, यानी टैक्स की, मतलब टैक्स के प्रोविजन की वजह से आपने अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट करनी है, आप एओपी के अकाउंट बनाते हैं। अब आपने ये काम करना है, तो आप बताएं क्या एडजस्टमेंट होगी इफ 178। अच्छा, इसकी वर्किंग पहले बता दूं कैसे है। आपके जहन में ये होगा कि इसका इसका ये माइक बंद कर लें जिसका भी खुला है। 725 मिलियन का 25% निकालें आप। नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सेक्शन में ये लिखा था कि जो आप 25% उसको ट्रांसफर करेंगे, उसमें 147 का शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने 147 का टैक्स नहीं लिया, आपने लिया किसका? ये देख, 715 मिलियन का 25%, क्योंकि 25% इसका शेयर है। तो अब आपने 725 में से 178 मिलियन निकाल दिया, तो 546 मिलियन एओपी अपनी रिटर्न में क्लेम करेगी। आप में से हो सकता है कोई ये सवाल करे, जुनेद भाई चालान 100 रुपए का है और आप बोल रहे हैं 75 रुपए एडजस्ट करो, तो चालान से मतलब लेट्स से कि बिजली का बिल है, उस पे 100 रुपए कटा हुआ है। अब आप कह रहे हैं मैं बिजली का मीटर नंबर डालूं, उस पे 100 रुपए ना लिखूं, 75 रुपए लिखूं, ये क्या बात हुई? जी हाँ, आप 75 रुपए लिखेंगे। आप इस इंपोर्ट का, ये जो देख रहे हैं आप, ये इंपोर्ट, ये इंपोर्ट, ये इंपोर्ट, लेकिन जब आप रिटर्न में क्लेम कर रहे होंगे, तो आप रिटर्न में ये क्लेम कर रहे होंगे, इसका 75%, इसका 75%, इसका 75%, तो टोटल आप लोग कितना क्लेम कर रहे होंगे? 546 मिलियन इसका क्लेम करेंगे और एडवांस टैक्स ये क्लेम करेंगे। तो देखें, तो 536 जमा 10 मिलियन, तो 546 मिलियन क्लेम करेंगे। 75% ही डालेंगे आप अपनी रिटर्न में। जब रिफंड वेरिफिकेशन होगा, वो बंदा भी आपके पास ठप्पे लगा रहा होगा 75%, 75% का, या हाथ से लिख के साइन कर रहा होगा कि आपने 75% क्लेम किया था, टू दैट एक्सटेंट ही आपको क्लेम मिल रहा है। और कंपनी क्या करेगी? ये लीजिए, इसका आप निकाल दें 25%, कंपनी अपनी रिटर्न में ये टैक्स क्लेम करेगी। ठीक हो गई बात? जी, अकाउंटिंग एंट्री कोई बताए कि क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी इस 178 मिलियन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? एडवांस इनकम टैक्स 147 हमारी बुक पे एडवांस डेबिट साइड पे खड़ा हुआ है, उसको हम इतना 147 इसमें क्रेडिट कर देंगे भाई अभी और तो हम बताया डाल देंगे खुरम इनकी भाई, ड्राइंग पर, जो हमारी कंपनी का पार्टनर खुरम कंपनी भाई है नहीं उसको नहीं, हम ये प्रोविजन देंगे, क्रेडिट होगी, उससे रिसीवेबल प्रोविजन दिखाएंगे क्रेडिट होगी। ताकि उसके फाइन। खुरम भाई आप बोले पहले, अच्छा आप बोले, आप पूरी बात बोले, दोबारा से बोले। मैं 147 के अगेंस्ट में जो पैसे मैंने पे किए वो सारे मेरे पास डेबिट खड़े हुए हैं एज अ एडवांस, हम्म। जो जो विथहोल्ड हुए हैं वो भी, और जो हम्म। मैंने खुद से पे किए वो भी। हम्म। तो जितने पैसे अब अभी वन, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो टैक्स है 546,000 है फॉर एग्जांपल, इस नहीं नहीं, कैलकुलेशन आप के नहीं नहीं मुताबिक। खुरम भाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे खुरम भाई सिर्फ इतना बता दें, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट तो पता है हमें, अमाउंट तो 178 मिलियन हमने वर्कआउट कर ली ना। सिर्फ ये बताएं जुनेद भाई, दिस डेबिट दिस क्रेडिट, बस।
147 डेबिट हो जाएगा, और ड्राइंग जो है इसका, जो मेरी पार्टनर कंपनी है उसका ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग आपने सही कहा, डेबिट हो या जाएगा। उसका क्रेडिट आपने कहा या रिसीवेबल कह 147। लो आप। 147 नहीं होगा, वन दोबारा फोर्टी सोचें। सेवन के नाम से एडवांस मैंने डिपॉजिट किया हुआ है ना, हाँ, एडवांस इनकम टैक्स। वो तो सिर्फ 10 मिलियन है। हाँ, नहीं नहीं, वो सारा जितना भी एडवांस इनकम टैक्स है ना, जितना हाँ, जितना, यानी कि हाँ। सेक्शन 140 के केस में रिकॉर्ड किया तो 103 मिलियन, अभी तो मैंने 235 खुरम के केस भाई, में 175 खुरम भाई मिलियन अभी तो मैंने बताया कि 147 को छेड़ना ही नहीं। ये देखे ना, मैंने 25% किसका निकाला है। मैंने 147 को नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट पेड अंडर सेक्शन 147। तो 147 हाँ वाले सॉरी टैक्स को सॉरी, आपने नहीं छेड़ना। आपकी हाँ अकाउंटिंग ये एंट्री सही 142, है। 235 हाँ और जी। 236 ये तीनों डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे, और बदले में रिसीवेबल या ड्राइंग डेबिट हो जाएगा मेरे ठीक है, पार्टनर कंपनी से। अब मैं इसका आपको सजेस्ट करूं, आप क्या किया। आपके पास 3 हेड्स में टैक्स कटा है, ये सारा डेबिट में आ रहा था। ये भी, ये भी, ये भी। आप क्या करें, इन तीनों को क्रेडिट करके एक एडवांस टैक्स, टैक्स ईयर 2022 एक अकाउंट में इसको मूव कर दिया। और उसके बाद वहां से आपने ड्राइंग को डेबिट करके एडवांस टैक्स 2022 क्रेडिट कर दिया, और लिख दिया ट्रांसफर टू कंपनी बीइंग मेंबर ऑफ एओपी, ये जो लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है एंट्री। चले, अब मैं आपको ये 178 मिलियन की जो एंट्री हुई तो वो सर दिखाता जी, हूँ। जी इसका सर मतलब जी। है कि दो एंट्री बनेंगी, कैसे दो मतलब? दफा एंट्री बनेगी। कैसे? एक दफा हमने एंट्री यहाँ से जो विद होल्डिंग है 148, 235, 236, इसमें से निकाल के उसमें ले गए एडवांस टैक्स टू 2022 में। जी जी फिर जी जी। वहां से एक एंट्री बनाई, वहां से रैंक में ले के गए। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इन इन अकाउंट से भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन आसानी के लिए कि भाई सारे एक जगह मूव करके कर दें, वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। जी ठीक है। ओके, अब यहां पे आपको क्रेडिट इम्पैक्ट तो नजर आ गया कि देखें यहाँ पे एक एसेट, अगर किसी को अकाउंटिंग की ग्रिप नहीं है तो वो यूं समझ ले कि भाई ये एडवांस था 725 मिलियन, कम हो गया इसमें से 178 मिलियन। तो जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो 178 मिलियन तो क्रेडिट हो गया। डेबिट खुरम भाई ने बताया ड्राइंग। तो ये क्या चीज क्रेडिट हुई? ये जो एओपी के अंदर मेंबर कंपनी थी उसको 178 मिलियन एक एओपी ने दिए ना, तो उसका कैपिटल कम हो गया। और कैपिटल जब कम होता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग, तो वो डेबिट हो गया। तो उसकी उसकी एंट्री देखें, उसके रिफ्लेक्शन में आपको दिखाऊं। उसकी रिफ्लेक्शन, आइए कंपनी के अकाउंट पे, ये देखिए, ये देखिए, ड्राइंग में नजर आया आपको 178 मिलियन, देखें ये ड्राइंग उसकी रिकॉर्ड हो गई, कम हो गया कैपिटल कंपनी का। ऑल क्लियर, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अगर कंपनी एओपी में पार्टनर है तो ये काम आपको करना होता है कंपनी के लिए। यानी ये हमने सेक्शन, मैंने जो इंट्रो दिया 147 एओपी का, उसमें मुझे एक और सेक्शन लाना चाहिए था। मैं आपको एक मिनट रुकें, एग्जैक्ट सेक्शन का नंबर बताता हूँ, अगर मैंने गलत तो नहीं कहा, ताकि आप लोग रेफर कर सकें इसको घर जाके। एक मिनट, सेक्शन 147 ए है, अभी मैं देख लेता हूँ। नहीं, 147 ए नहीं है ये। फिर कौन सा सेक्शन है? 147 में ही है क्या? 147, एक मिनट, इसको मैं आपको बता दूं। चलें, इसको अभी तलाश नहीं करते, टाइम जाया हो रहा है। मैं आपको सेपरेटली इसका रेफरेंस भेज दूंगा, और नोट्स एओपी के दोबारा ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें तो खैर ये पूरा ही उसमें रेलेवेंट पोर्शन तो डला हुआ ही है, तो वहां से रेफर कर लीजिएगा। अभी उसमें टाइम नहीं इसको जाया करते इस बात पे। चलें, इसका ये मतलब ये हुआ जुनैद भाई कि अगर ये कंपनी पार्टनर ना होती, बल्कि चारों आम पार्टनर होते, तो फिर तो ये ट्रांजेक्शन ना होती, बल्कि पूरे का नहीं नहीं, पूरा जो मैं टैक्स एग्जैक्टली, एडवांस पे किया हुआ है सबका सब आ जाता। एग्जैक्टली, फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसीलिए मैंने आप लोगों को
सबसे पहले इसी ट्रांजैक्शन को पकड़ा ताकि एक हमें यहाँ पे क्लैरिटी बन जाए कि कंपनी होती है तो क्या होता है। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पे ड्यू है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सिर्फ सेक्शन रेफरेंस में नहीं बता पा रहा, याद नहीं है, लेकिन हमारे उस नोट्स में तो है। आपको नोट शेयर कर लेते हैं। ओके, चले, यहां तक हम पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हो गई मुकम्मल। अब मैं एओपी की आपको टैक्स वर्किंग नहीं करा रहा। मैंने कहा था मैं टैक्स वर्किंग कराऊंगा, लेकिन मैं नहीं करा रहा। टैक्स वर्किंग हम बाद में करेंगे, आज एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। क्यों भाई, क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि वो जो अकाउंटेंट आया है ना, खान फार्म्स वाला, वो कह रहा है यार आप क्यों टैक्स वर्किंग कर रहे हैं जुनेद भाई, मैं तो करके लाया हूँ। यार ये बहुत अच्छा काम किया आपने, जबरदस्त यार, बेहतरीन। उसने कहा सर प्रोविजन तो करना था ना, आपके पास मैंने अकाउंट्स लाया तो मुझे प्रोविजन करना था। तो सर मैंने कहा आप जहमत करेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ, खुद ही जो है ना टैक्स का प्रोविजन करके आ जाता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरा काम बचा दिया, टाइम बचा दिया। तो ठीक है, हम टैक्स की वर्किंग करते नहीं है, हम खाली एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। चलें, जबरदस्त। तो ये जिस फ्लो में मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी फ्लो में चीजों को देखिएगा। अब उसका नाम था एहसान। एहसान ने कहा सर देखें, नेट प्रॉफिट मेरा आया 2 मिलियन, 2 बिलियन। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुमने टैक्स कैसे निकाला यार 553 मिलियन? कह रहे सर देखें, ये जो 2 बिलियन था ना, ओहो ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं चाह रहा था थोड़ा और बड़ा हो जाए। ओके, उसने कहा सर ये जो 2 बिलियन था ना, देखें आपने ही तो बताया कि जो प्रॉफिट एओपी का होता है उसमें से कंपनी का शेयर माइनस कर देंगे, उस पे एओपी टैक्स नहीं देगी। अभी अभी आपने बताया सेक्शन 92। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा देखें सर, मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, सॉरी यहाँ फार्मूला लगाया, देखिए मैंने क्या किया, इस 2 बिलियन का 75% ले लिया। आप इसको 75% लिखें परसेंटेज के साइन के साथ, या 0.75 लिखें, एक ही बात है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.1 बिलियन का 25%, ये जो टैक्स, ये जो अमाउंट है, ये टैक्स होगा किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। और कंपनी के, अगर कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है तो वो 29% टैक्स इस पे देगी। और हमने, देखें, अब लॉ को देखिए, जब लॉ ने ये कहा कि कंपनी एओपी के अंदर जो उसका प्रॉफिट है उस पे खुद टैक्स देगी, तो उसने साइमल्टेनियसली ये भी किया कि एओपी ने जो एडवांस टैक्स पे किया था उसमें से भी 25% उसका शेयर निकाल के उसको दे दिया, कि भाई इस पे जो भी 29% के हिसाब से, अगर स्मॉल कंपनी है तो 20% के हिसाब से, बैंकिंग कंपनी है तो 39% के हिसाब से, जो भी टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में एडवांस टैक्स भी इसको मिल जाएगा एओपी से। जितना भी मिले, शायद फिर कुछ ना देना पड़े, शायद देना पड़े। और जाहिर है कंपनी के हाथ में ये जाकर कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ क्लब हो जाता है। तो यहां तक आप मेरे साथ हैं सब लोग? बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं, चलें। मतलब सर के ये जो मतलब एओपी का जो प्रॉफिट शेयर आता है वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा, और जो उसका शेयर है एडवांस टैक्स में, तो उसकी एडजस्टमेंट भी कंपनी को मिल जाएगी। एग्जैक्टली exactly. कंपनी के शेयर पे कंपनी खुद टैक्स देगी, और उसको एडवांस टैक्स का शेयर भी मिलेगा, उसको एक एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी। एक तरफ चार्ज जा रहा है तो एक तरफ उसको एडवांस टैक्स भी जा रहा है। ओके, तो अब अकाउंटेंट एहसान ने क्या किया, इस प्रॉफिट का लिया 75% और इसके ऊपर टैक्स रेट लगा दिया। और ये तो आपको पता ही है टैक्स रेट कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 1, डिवीजन 1, टेबल 1, कि भाई 6 मिलियन तक 12,20,000 होता है, और 6 मिलियन के ऊपर 35% होता है। तो इसका टैक्स निकाल लिया 553 मिलियन। तो भाई एहसान भाई ने कहा भाई जुनेद भाई मैंने 553 मिलियन का प्रोविजन कर दिया, सिंपल। यहाँ टैक्स को डेबिट कर दिया और बैलेंस शीट में मैंने प्रोविजन क्रेडिट कर दिया। आइए देखते हैं हम प्रोविजन। ये रहा प्रोविजन, क्रेडिट कर दिया मैंने। ठीक है भाई, ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन काम हो गया।
चलो भाई, एओपी का तो टैक्स निकालना ही नहीं। अच्छा, आप में से कोई सवाल कर सकता है कि अभी आपने कहा था कि 113 मिनिमम टैक्स के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हैं, अगर 100 मिलियन से ज्यादा हो तो ये 100 मिलियन क्या, ये तो 700 बिलियन है। तो इसको इसका भी तो आपको 1.25% लेना चाहिए था ना कंपैरिजन के लिए, जो बनता है 90 मिलियन। तो उसको हमने कहा कि भाई देखो, 90 मिलियन ज्यादा है या 553 मिलियन ज्यादा है। मैंने उसको कहा भाई तुमने मिनिमम टैक्स क्यों नहीं निकाला? उसने कहा, एहसान ने कहा, सर जुनेद बात यह है, सेल का 1.25% तो 90 मिलियन है, तो 90 मिलियन ज्यादा है या 553 मिलियन ज्यादा है? मैंने कहा 553 मिलियन ज्यादा है। उसने कहा सर आपने ही तो बताया है कि अगर मिनिमम टैक्स निकालो सेक्शन 113 का और नॉर्मल टैक्स निकालो पार्ट फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 टेबल 1 के रेट लगाओ, विच एवर इज हायर वही आपका टैक्स होगा। तो हाँ हाँ ठीक है भाई, सही है, 90 मिलियन हमने खत्म कर दिया। 113 सेक्शन एप्लीकेबल बना ही नहीं, एप्लीकेबल तो था लेकिन वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं बना, उसमें टैक्स कम आ रहा था। तो मेरा टैक्स तो बना 553 मिलियन। ठीक है भाई, ठीक है, तुमने सही प्रोविजन कर दिया। लेकिन अगर मिनिमम टैक्स ज्यादा आता तो फिर हम यहाँ पर मिनिमम टैक्स को लेते, इस स्लैब रेट से जो टैक्स निकाला है उसको नहीं लेते। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? देखें, अब वो सारी बातें जो हमने शुरू में पढ़ी वही रेफर हो रही हैं। ये क्लियर है आपका? जुनेद भाई। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। कौन कोई बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज कर लें। 7 मिनट है, फिर नया लिंक मैं बना के भेजता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ इसको हम कहीं पे रोक के चलें। 113 में अगर यानी जी कि एओपी लॉस में जाती है, एओपी अगर लॉस में जाती है जी। तो जाहिर सी बात है फिर जो 113 का टैक्स है वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। शेर अली भाई, हम इस वाले सवाल को इसका जवाब मैं दे रहा हूँ लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ये लॉस वाला तो सवाल कराना है मैंने आपको, उसका पूरी सिचुएशन दूंगा आपको मैं ना। आगे तो एओबी की क्लासेस चल रही हैं। तो लॉस के केस में आपको 113 देना है, बिल्कुल देना है, लेकिन वो भी 75% ऑफ टर्नओवर पे दीजिएगा, 100% ऑफ टर्नओवर पे नहीं। चलें। इसमें सर वो जो मिनिमम टैक्स जो मतलब जो विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं जिसपे मिनिमम रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, जी जी जी, एक जैसे सिचुएशन। 153 के हाँ अंडर। ठीक है, वो भी यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो मैंने आप लोगों को एक एओपी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एओपी का एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें मिनिमम टैक्स रिजीम बताऊंगा क्या होगा, एक्सपोर्ट कर रही है एओपी तो एफटीआर का टैक्स रिजीम बताऊंगा। एक आपको आज बता दिया सिंपल वाला कि मिनिमम 113 बन ही नहीं रही था, आपने डायरेक्ट जो टेबल के रेट लगा दिए, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। फिर मैंने आपको कंपनी की एडवांस चेक की एडजस्टमेंट और कंपनी का प्रॉफिट उसके पास टैक्स का बता दिया। तो आज तो एक हमने स्ट्रक्चर बता दिया, अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और सिचुएशंस बनेंगी वो इनशाला जो 2-3 हम और सिचुएशंस करेंगे उसमें कवर होगी। लॉस की सिचुएशन, एमटीआर की सिचुएशन, एफटीआर की सिचुएशन, मिक्स सिचुएशन, ठीक है, उसको हम नहीं आज डिस्कस कर सकते। हम आज बेसिक हम अपना तैयार कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि एओपी के प्रॉफिट शेयर में से अगर तो वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर करती है, मतलब रिसीट बेसिस के ऊपर पार्टनर्स में वो टैक्सेबल होगा या सिंपल अक्रूवल बेस पे भी हो एक्रूवल सकता बेसिस है? पे होगा, आप ट्रांसफर करें या ना करें एक्रूवल बेसिस पे होगा। अब 4 मिनट रह गए, हम कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करें, नया सेशन ना करना पड़े। मैं अब आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि अब इंडिविजुअल्स के हाथ में क्या चीज फॉर रेट पर टैक्स होगी। देखें, आपका प्रॉफिट क्या आया, टैक्सेबल प्रॉफिट ये आया
टैक्सेबल इनकम। किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है, जुनेद भाई अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम तो अलग अलग होती है, उसमें तो बहुत सारी एडजस्टमेंटें भी होती हैं। करेंगे एडजस्टमेंट्स। आज की क्लास के लिए अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही है, तो इसलिए ये आ गई अकाउंटिंग टैक्सेबल। अब हम निकाल रहे क्या है, डिविजिबल इनकम निकाल, डिविजिबल इनकम फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स। टैक्सेबल इनकम आपने ले ली, ये कौन सी, 75% वाली। इसमें से आप माइनस कर देंगे क्या, 553 मिलियन, और इसमें से इसको माइनस कर दिया 10 बिलियन, 1 बिलियन आया, इसको डिवाइड कर दें 3 से। ये अमाउंट टू बी एडेड इन इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। एक सवाल अभी हमने ये भी बात पढ़ी थी ना कि फॉर रेट पर्पस ऐड होता है, वो होता क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन निकलेगा कैसे, निकलेगा इस तरह। टैक्सेबल इनकम आप ले लेंगे, जो कि ये वर्कआउट की मैंने बताया, ये क्यों लेंगे हम। टैक्सेबल इनकम में से जो टैक्स पे किया था, अरे इसमें तो कंपनी का शेयर नहीं था, तो पूरा का पूरा ले लिया, ये तो टैक्स इन तीनों पे जाएगा। नेट ऑफ टैक्स करके आप ये फिगर 343 मिलियन हर एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम में फॉर रेट पर्पस ऐड होगी। फॉर रेट पर्पस का मतलब क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहां तक मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी आज की क्लास को। मुझसे आप सवाल करें, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, उसी लिंक पे आप जाके ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फौरन नया लिंक जनरेट कर दूंगा। अब आप सवाल करें, आज की क्लास में जो पढ़ा वो अगर क्लियर नहीं है तो सवाल करें, और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि ये आगे आएगा या क्या होगा। सर इस प्रॉफिट जुनेद भाई शेयर मेरा की सवाल इसमें ये है एंट्री कि भी बता दें आगे, ये जो अच्छा, लास्ट में हमने निकाला है। जी जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें ये होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि जो 500, ये जो प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट, बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट 2.1 बिलियन, इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आप अकाउंटिंग एंट्री का कह रहे हैं ना, तो ये नेट प्रॉफिट तो सब लोगों का है, इसमें कंपनी भी शामिल है। अच्छा पहले मुझे जरा, अच्छा पहले मैं जवाब दे दूं फिर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई मसला नहीं है, आप 10 दफा पूछें बिल्कुल रिलैक्स होके इत्मीनान से। मैं अभी नया लिंक भी जनरेट कर रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे और चारों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, एक अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी आपकी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, पार्टनर 1 अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर 2 अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर 3 अकाउंट क्रेडिट, एंड पार्टनर 4 अकाउंट क्रेडिट। तो एक तो आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जाहिर रिटेन अर्निंग को क्लोज तो करना है, आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद ये जो टैक्स था 3 लोगों पे आएगा, तो इसको डिवाइड किया 3 से, 184 मिलियन। तो ये जो आपने ड्राइंग को डेबिट कर दिया पार्टनर्स की, ये देखिए, एक तो 3 लोगों पे जाएगा, 1, 2 और 3। जुनेद भाई मेरा सवाल ये था कि मुझे जो प्रैक्टिस याद है वो ये है कि जितना एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट होता है पार्टनरशिप का, जैसे हमारी सप्लाई पे 5.5% है, और इससे 148 इम्पोर्ट पे भी कटा और भी कटा, तो वो सारे का सारा पार्टनरशिप के लिए मिनिमम टैक्स भी होता है। कि अगर आपका टैक्स नॉर्मली कैलकुलेशन से कम बन रहा है, जो भी हमने कैलकुलेशन की, और एक्चुअल एडवांस इनकम टैक्स आप ज्यादा पे कर चुके हैं, तो जो एडवांस इनकम टैक्स है वही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, देखिए खुरम कैलकुलेशन वाला भाई, नंबर कैलकुलेट मैंने नहीं होगा। आपको यहाँ पे क्लियर किया कि ये जो टैक्स है ना, ये सारा एडजस्टेबल टैक्स है। ये 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 सारा मैंने आपको यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था ना, तो मैंने आपको बताया, अभी भी मैंने आपको बताया कि अभी हमने एज्यूम कर लिया कि ये एडजस्टेबल टैक्स है, ये मिनिमम टैक्स हम्म। नहीं है।
ठीक है। हम्म, आप या ऐसा करें कि इसको, इस सारे के सारे को आप, एडजस्टेबल टैक्स की लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, आप तो सारे तकरीबन मिनिमम ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने देना है ना, अगर सिर्फ एडजस्टेबल टैक्स हो तो क्या होगा। तो आप अगर इसको अगर मिनिमम टैक्स पे जाएंगे तो एक पूरी एक नई हमें वर्किंग करनी होगी। आपका मिनिमम टैक्स वाला सवाल तो है ना मेरे पास, वो तो मैंने कराना है, लेकिन आप, हम लेट्स से हम खड़े हैं भाई 2019 में खड़े हैं, ये सारे एडजस्टेबल हैं, ठीक है। तो एडजस्टेबल में क्या होगा या क्या होता था वो ये है, हम मिनिमम टैक्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे, एमटीआर टैक्स रिजीम नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। ठीक है ना भाई, जब एमटीआर नहीं था तब भी तो कुछ होता था ना, एमटीआर तो बाद में आया। तो एमटीआर जब नहीं था तो क्या होता था, वो ये होता था। तो आपका जो सवाल सही है, पहले भी अभी सवाल किया था गालिबन शेर अली भाई ने, भाई ये तो मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, मुझे मालूम है मिनिमम है, लेकिन मैं आपको एमटीआर आज नहीं बताना चाहता, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं नॉर्मल टैक्स, डिवीजन वाला रेट लग गया भाई, बस। और किसी का कोई सवाल, एमटीआर का कराऊंगा, आप इत्मीनान रखें, कोई मसला नहीं। आ अच्छा, मैं जरा खुलासा कर दूं, आज की सवाल से आज की क्लास में आपको क्या चीजें गेट होनी चाहिए। नंबर वन, टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए कंपनी का शेयर निकल जाएगा और एडवांस टैक्स भी कंपनी को चला जाएगा। नंबर टू, जब आप टैक्स निकालेंगे तो 75% जो भी रेट बन रहा होगा यहाँ, क्योंकि 75% इस तरह बना कि इंडिविजुअल मेंबर जो है 25% होल्ड करते हैं शेयर होल्डिंग एओपी में, तो 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम पर स्लैब रेट लग जाएगा। उसको आपने 113 के टैक्स से कंपेयर किया, विच एवर हायर आपने ले लिया। नंबर दो, नंबर तीन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आप 4 से डिवाइड करके कैपिटल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, चार्ज नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। नंबर चार, ये जो टैक्स है ये सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स के ड्राइंग अकाउंट को हिट हो जाएगा, और हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर ली। नंबर पांच, फॉर रेट पर्पस कौन सी चीज लेंगे आप, फॉर रेट पर्पस आप लेंगे ये वाली टैक्सेबल इनकम और ये वाला टैक्स, और माइनस कर देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे 3 से। ये 5 बातें एओपी की टैक्सेशन में आपको आनी चाहिए। आगे कॉम्प्लेक्सिटी जितनी जो भी चीजें आती रहेंगी, इनके अंदर ही कुछ ऐड प्लस लेस होता रहेगा, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। लॉस की भी हमने अभी एडजस्टमेंट की बात नहीं की है, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताएं, जो इन 5 बातें मैंने आपको बताई, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं।